मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायोलॉजी की 9th क्लास की टीचर और हमारा चैप्टर 6 एंजाइम का शुरू हुआ है और इसी का अब लेसन जो 3rd है उसका सेकंड पार्ट आपको मैं बता रही हूँ। जो पहले हमने यूजेस ऑफ एंजाइम में जो चीज़ें पढ़ी थी वो तो हम लोगों ने दूसरी चीज़ें पढ़ी थी जो कि आपको क्या कहते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि खुराक कैसे तैयार होती है, शराब मशरूबात कैसे तैयार होती हैं और इसी तरह कागज़ किस तरह तैयार होता है, यानी कि जहाँ पर जो आपके ये है एंजाइम है ये किस तरह से स्टार्च को तोड़कर और प्रोटीन को तोड़कर किस तरीके से सादा शुगर में तब्दील करते हैं और किस तरह से फिर से यूज़ में आती हैं खुराक, और किस तरह हम जो है ईस्ट में जो उनके अज्जा होते हैं ईस्ट के, उनकी फर्मेंटेशन किस तरह से होती है, यानी किस तरह ग्रोथ होती है खमीर के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि वो सारा खमीर का काम था वहाँ पर। उसके बाद अब हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ एंजाइम। यहाँ पर एक और मज़े की बात है कि देखिए डिटर्जेंट्स में भी एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं हमारी सफाई के लिए भी। कितनी अजीब बात है देखिए कि उसकी वजह क्या है कि हम प्रोटीन और ये सारी स्टार्च वगैरह चीज़ें खाते हैं, जो हम खाते हैं उसी के दाग धब्बे हमारे कपड़ों और चीज़ों पर लगते हैं, और यही चीज़ें जो होती हैं उनको साफ़ करने के लिए हमारा जो एंजाइम है वो डिफरेंट केमिकल के साथ मिक्स करके डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। और ये जो डिटर्जेंट बनते हैं इनमें सारा सबसे पहले कौन सा है, प्रोटीस है, जो कि प्रोटीन के स्टेन, यानी कि जो प्रोटीन के दाग लग जाते हैं हमारे कपड़ों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, जिसे इन चीज़ों को ये ख़त्म करने में मदद देता है। असल में इनके साथ दूसरे केमिकल को भी अटैच किया हुआ होता है। और दूसरा है इसमें है एमाइलेज। एमाइलेज का भी काम क्या है, वो स्टार्च को, उसके जो स्टार्च है उसकी स्टार्च जो है वो क्या है, दाग धब्बों के जो हमारी बर्तनों में लग जाते हैं, किसके लगते हैं, सालन के लगते हैं। खाना जो हम खाते हैं उसमें क्या क्या कुछ होता है आपको मालूम है ना। हम एंजाइम्स भी होते हैं और उसके अलावा उसमें प्रोटीन होती है, उसमें स्टार्च होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और सब चीज़ें जो हमारे इस खाने में शामिल होती हैं, ये उनके दाग धब्बे वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इनको दूर करने के लिए और एमाइलेज में जो है ये भी आपका एक एंजाइम है जो इन चीज़ों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ कि ये जिस वक्त दाग धब्बे जो से हैं साफ़ हो जाते हैं तो इसमें क्या चीज़ आती है, प्रोटीन्स। अच्छा, ये प्रोटीन्स के जो लफ्ज़ है ना, ये आपको एक टर्मिनोलॉजी है, असल में इसमें ई एस लग गया हुआ है और आपका ए एस ई भी कहीं होता है, तो ये सिर्फ फ़र्क के लिए बताया जाता है कि इसमें क्या है। बहरहाल ये जो आपका डिटर्जेंट है ये दाग धब्बे किसके, जो आपके कपड़ों पे लगते हैं वो साफ करने के काम आते हैं। या कि पहले आपको बता चुके हैं कि हमारे फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड सारी चीज़ें ये शामिल होती हैं, बीच में स्टार्च वगैरह सारा स्टार्च जो है फिर इनको जो है वो तोड़ती हैं, फिर उसके बाद वो जो से केमिकल के साथ शामिल होकर उनकी सफाई के में मदद देती है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक चीज़ है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शन के ऊपर कौन से फैक्टर जो हैं वो असर अंदाज होते हैं। उर्दू में अल्लाह जाने मैंने कैसे लिखा है, लेकिन फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम ऑन एक्शन, अब जाने कि जो फैक्टर है वो एंजाइम के ऊपर किस तरह से असर करते हैं। हम फैक्टर देखते हैं, फैक्टर कौन से हैं, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है उसकी एसिडिटी पीएच, तीसरा है सबस्ट्रेट जिसके ऊपर असर अंदाज होता है। सबस्ट्रेट मालूम है ना आपको, हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है और फिर उससे प्रोडक्ट बनता है, ये आपको पहले बता चुके हैं। चलिए जी, अब आप इसके जो है ग्राफ, इसमें क्या है आपने देखा हुआ, जब आपने देखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर हम टेम्परेचर रख रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है जी। अच्छा,
اب اس میں کیا ہے، جس وقت ٹیمپریچر شروع میں انکریز ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے ہمیشہ زیرو سے انکریز ہوتا ہے، زیرو سے انکریز ہوتا ہوا جب وہ بڑھتا ہے تو ہمارا آپٹیمم ٹیمپریچر آ جاتا ہے. آپٹیمم ٹیمپریچر بڑا ریزنیبل اور بالکل ٹھیک ٹیمپریچر ہوتا ہے. یعنی آپ کہیں کہ اس کو 30 ڈگری سیلسیس، لیکن آپ جو ہمارا نارمل ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے. اگر اس سے آگے 38 یا سم تھنگ مور دین دیٹ ون چلا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کی شکل بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. جب اس کی شکل بگڑنا شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ خود بخود ڈکریز ہو کر گرنا نیچے شروع ہو جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہے، کائنیٹک انرجی آپ کو معلوم ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے، پارٹیکلس کے موومنٹ میں ہیلپ کرتی ہے. تو آپ کی کائنیٹک انرجی جو سی ہے وہ انزائمس کے یہاں پر جو ایکشن کرنے والا ہے اس کے بیچ میں اثر انداز ہوتی ہے، اس کی موومنٹ کو تیز کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایٹمس میں آپ نے مالیکولز وغیرہ میں پڑھا ہوا ہوگا کہ جس وقت مالیکولز آپس میں زور زور سے ٹکراتے ہیں اور عمل تیز ہوتا ہے، موومنٹ تیز ہوتی ہے کائنیٹک انرجی کی وجہ سے، تو ان کا ٹیمپریچر انکریز ہونا شروع ہوتا ہے. اور انکریز ہو کر اگر وہ آپ کا آپٹیمم ٹیمپریچر پر رہ جائے، آپٹیمم ٹیمپریچر جو آپ کا کیا ہوگا، بالکل نارمل رہے گا. لیکن اگر کائنیٹک انرجی مزید آپ کی موومنٹ انکریز کر دیتی ہے تو کیا ہو جائے گا، ان کا جو ہے وہ ٹیمپریچر انکریز ہونے کی وجہ سے ان کی شکل بگڑنی شروع ہو جائے گی. ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے یہ یعنی صحیح نہیں رہے گا، ان کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا اور شکل جو ہمارے اس کی ہوگی ٹیمپریچر کی اور موومنٹس کی، اور وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب ڈکریز ہو جائے گی تو کائنیٹک انرجی جو سی ہے وہ خود بخود اس موومنٹ جو سی کی کم ہو جائے گی اور اس کے مالیکول جو سے ہیں وہ آہستہ آہستہ خود ہی ڈکریز ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپس میں ٹکرانے کے بعد خود ہی ڈکریز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یعنی کہ یہاں پر جو فیکٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ٹیمپریچر اس کے اوپر ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے دوسرے جو چیزیں ہیں آپ کے سبسٹریٹ وغیرہ اور پی ایچ جو ہے یہاں پر آپ کی انکریز ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور امید ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا یہ تیسرا لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور چوتھا لیسن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر ہم دیکھیں گے کیسا ہے. امید ہے یہ آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.